नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का दिल्ली लाइव में। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। पीएम मोदी ने ऑक्सीजन आपूर्ति की समीक्षा की है। समीक्षा बैठक में पीएम ने देखी कई मंत्रालयों की इनपुट। स्वास्थ्य, डीपीआईटी, इस्पात, सड़क परिवहन के इनपुट किए गए। साझा पीएम मोदी ने ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया है। मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल महत्वपूर्ण है, ये बातें कही है प्रधानमंत्री ने। देश में ऑक्सीजन की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित की जाए। पीएम ने जानी 12 राज्यों में ऑक्सीजन आपूर्ति की स्थिति। बैठक में पेश की गई जिला स्तर की स्थिति की रिपोर्ट। तो बता दें कि समीक्षा बैठक के दौरान पीएम को बताया गया कि केंद्र और राज्य नियमित संपर्क में हैं। वहीं पीएम मोदी ने प्रत्येक संयंत्र की क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया है। इस दौरान यह चर्चा की गई थी कि स्टील संयंत्र में ऑक्सीजन की आपूर्ति के अधिशेष स्टॉक को चिकित्सा उपयोग में पेश किया जा रहा है। पीएम मोदी ने अधिकारियों से पूरे देश में ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकरों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने का आग्रह किया है। जबकि अधिकारियों ने मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन आयात करने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बारे में भी पीएम मोदी को जानकारी दी गई है। तो कोरोना के मद्देनजर कई प्रदेशों से यह खबर आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी हो रही है और ऐसे में ऑक्सीजन की अधिक से अधिक उत्पाद को लेकर सुझाव दिए गए हैं। वहीं ऑक्सीजन टैंकर निर्बाध रूप से किसी भी राज्य में जाने के लिए सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है कि कहीं भी बीच में रोक टोक ना हो। तो पीएम मोदी ने ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने का सुझाव दिया है। मंत्रालयों और राज्य सरकारों के बीच तालमेल महत्वपूर्ण है, यानी इस वक्त संकट की इस घड़ी में राज्य सरकार और केंद्र सरकार लगातार आपस में तालमेल बनाए रखें। देश में ऑक्सीजन की निर्बाध यानी कि एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। बैठक में पेश की गई है जिला स्तर की रिपोर्ट, यानी कि क्या स्थिति है कोरोना लेकर, और जिला स्तरीय जो रिपोर्ट है वो पेश की गई है पीएम के सामने। समीक्षा बैठक में पीएम ने कई मंत्रालयों की इनपुट भी देखे हैं। स्वास्थ्य, डीपीआईटी, इस्पात, सड़क, इन सभी मंत्रालयों के जो इनपुट देखे गए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं प्रधानमंत्री की तरफ से, क्योंकि देश में जिस तरीके से हालात है, बहुत जरूरत है ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में उपलब्धता हो। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना की मौजूदा हालात की समीक्षा कर स्वास्थ्य विभाग को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि दिल्ली कोरोना ऐप पर अस्पतालों में बेड की सही जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे लोगों से संपर्क कर उन्हें जल्द से जल्द ऑक्सीमीटर मुहैया कराएं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पूरी दिल्ली में अधिक से अधिक ऑक्सीजन बेड बढ़ाने पर बल दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में एक से अधिक फोन लाइन जारी किए जाएं और आने वाली सभी कॉल को रिसीव किया जाए, जिससे कि लोगों को शीघ्र मदद मिल सके। वहीं सीएम कार्यालय ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कोरोना मामलों पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक कर अस्पतालों में बेड्स उपलब्धता पर विस्तार से चर्चा की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने और कोविड मरीजों को अच्छी से अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराने को लेकर आज दिल्ली सचिवालय में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है। इस समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, मुख्य सचिव एसीएस और स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारी मौजूद रहे। सबसे पहले सीएम अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से दिल्ली में कोरोना की मौजूदा हालत की विस्तृत जानकारी ली। वहीं सीएम अरविंद केजरीवाल ने समीक्षा बैठक में मुख्य रूप से 3 बातों पर चर्चा की है। दिल्ली के अंदर अधिक से अधिक बेड की क्षमता बढ़ाने पर बल दिया जाए, ये बातें कही है। सबसे पहले मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार का मुख्य ध्यान दिल्ली के अंदर अधिक से अधिक कोविड बेड की क्षमता बढ़ाने पर है। दूसरा, बैठक में दिल्ली कोरोना ऐप पर कोविड अस्पतालों में उपलब्धता बेड की सही जानकारी लोगों को उपलब्ध कराने पर भी चर्चा की गई है। वहीं समीक्षा बैठक में तीसरा जो प्रमुख मुद्दा रहा वो ये कि आइसोलेशन, यानी सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में अपना इलाज करा रहे हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को निर्देशित किया है कि होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे मरीजों से डॉक्टर नियमित रूप से संपर्क में बने रहें।
वह उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने ग्रुप बी, सी, डी और नर्स, जूनियर और सीनियर सभी का वेतन जारी कर दिया है। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर जयप्रकाश जेपी ने बताया कि 80 करोड़ रुपए का वेतन जारी किया गया है। सोमवार तक सभी कर्मचारियों का वेतन पहुंच जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी को आर्थिक परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। सभी कर्मचारी कोविड काल में काम कर रहे हैं और इस महीने की आखिरी में मार्च महीने का भी वेतन जारी किया जाएगा। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने जारी किया है वेतन। नगर निगम ने 80 करोड़ रुपए जो बकाए वेतन थे वो सब जारी कर दिया गया है। अपना पूरा डी ग्रुप सफाई कर्मचारियों को हम पहले ही फरवरी का वेतन दे चुके थे। उसके बाद जितना भी डी ग्रुप बचा था उनको फरवरी का वेतन, सी ग्रुप को फरवरी का वेतन और जो हमारा बी ग्रुप है, जो हेडक्वार्टर के हमारे कर्मचारी हैं, उनको फरवरी का वेतन। वहीं दिल्ली में कोरोना ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। पिछले 24 घंटे में 19,486 कोरोना मरीज सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में 141 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। तो दिल्ली ने अब तक के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़े। 19,486 कोरोना मरीजों दर्ज किए गए हैं 24 घंटे के भीतर, जबकि 141 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। ये बेहद ही चौंकाने वाला आंकड़ा आ रहा है। आपको बता दें कि 141 लोगों की मौत हुई है कोरोना से, जबकि 24 घंटे के भीतर 19,486 कोरोना मरीज पाए गए हैं। तो 24 घंटे के भीतर की रिपोर्ट हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कोरोना ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 24 घंटे में 19,486 कोरोना मरीज पाए गए, जबकि 141 कोरोना मरीजों की मौत हो गई है। और ये बहुत ही चिंताजनक बात है और इसलिए आपको सावधान रहने की जरूरत है। आप घर से बाहर ना निकलें, सुरक्षित रहें, मास्क लगाएं, बिना कोई वजह के घर से बाहर ना निकलें, हाथ को बार बार साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें और आसपास के लोगों से यानी कि भीड़ में न जाएं। 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, इस फॉर्मूले को हमेशा पालन करें। तो दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने वीकेंड कर्फ्यू लागू किया है। सरकार ने मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को भी बंद करने का फैसला किया है। रेस्टोरेंट्स में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही सभी प्राइवेट बियर, वाइन की शॉप भी बंद रहेंगी, जिसे देखते हुए आज दिल्ली की सभी शराब की दुकानों पर भीड़ उमड़ती नजर आ रही है। वहीं दिल्ली के मंगोलपुरी के संजय गांधी अस्पताल में कोरोना वायरस के खिलाफ चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान पर तेजी से काम किया जा रहा है। अस्पताल में रोजाना बड़ी संख्या में लोग वैक्सीनेशन के लिए पहुंच रहे हैं। इसके अलावा अस्पताल प्रशासन द्वारा लोगों को जागरूक कर वैक्सीनेशन के लिए अपील भी कर रहा है। राजधानी दिल्ली समेत पूरे भारत में कोरोना का कहर एक बार फिर से अपना विकराल रूप धारण कर लिया है, जिंदगियों को लील रहा है। राजधानी दिल्ली में तो कोविड टेस्टिंग के परिणाम डराने वाले साबित होते दिख रहे हैं। हर दिन एक नए रिकॉर्ड के साथ मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हो रहा है। हालांकि इसकी रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार कई तरह के प्रयास भी कर रही है, लेकिन सरकार और प्रशासन के सभी प्रयास नाकाफी साबित होते दिख रहे हैं। और इसी के मद्देनजर मरीजों को कोरोना से बचाने के लिए, लोगों को स्वस्थ रखने के लिए टीकाकरण पर भी तेजी से काम किया जा रहा है। हर रोज 45 साल से अधिक उम्र के लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में टीकाकरण करवा रहे हैं, जिससे कोविड-19 का खतरा कुछ कम हो सके। कुछ ऐसा ही नजारा दिल्ली के मंगलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल में भी देखने को मिल रहा है, जहां अस्पताल प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के खिलाफ तेजी से वैक्सीनेशन का काम किया जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली के मंगलपुरी स्थित संजय गांधी अस्पताल की है, जहां पर 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग टीका लगवाने के लिए आए हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि टीका लगने के बाद कोरोना संक्रमण से उनके स्वास्थ्य का बचाव होगा। कोरोना एक महा बीमारी है और पहले के तहत इस समय बहुत ज़्यादा संक्रमण हो रहा है। तो मैं सभी से अपील करूंगा कि हर व्यक्ति वैक्सीनेशन लगवाए, हाथ धोए और जितना हो सके मास्क लगाए, दूरी रखें, तो तभी हम इस बीमारी से जूझ पाएंगे। देखिए, जिस तरीके से आपको पता है कि डेली जो नंबर ऑफ केसेस हैं कोविड के, वो बढ़ते ही चले जा रहे हैं। तो ये बहुत
बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है हमारे लिए कि हम में से हर एक नागरिक वैक्सीनेशन ज़रूर करवाए। मैम, जैसे अगर हम बात करें आगे बढ़ फिर से लहर लगातार तेज रफ्तार है, वैक्सीनेशन के बाद किस तरह की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, अगर वैक्सीनेशन आपका हो भी जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दोबारा से कोविड नहीं हो सकता। वैक्सीनेशन के बाद भी आपको हर प्रकार की सावधानी बरतनी है। आपने मास्क लगाना है, आपने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, आपने हैंड हाइजीन मेंटेन करनी है। तो इन तीनों चीज़ों का आपने स्पेशल ध्यान रखना है। मैम, खास तौर पर आज भी कहीं ना कहीं लोगों के अंदर एक डर है वैक्सीनेशन के लिए, तो एक छोटा सा संदेश कि लोग आएँ और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इस वैक्सीनेशन में अपनी भागीदारी लें। देखिए, अब तक तो मुझे इनफैक्ट कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अब तक लाखों की संख्या में राजधानी दिल्ली में बीते साल की तर्ज पर एक बार फिर पलायन की तस्वीरें दिखने लगी है। लोगों में इस बात को लेकर डर है कि जिस तरह पिछले साल जनता कर्फ्यू के बाद लॉकडाउन लगा था, लगता है फिर से वही हाल होने वाला है। और इस बात से भयभीत लोगों ने वीकेंड के कर्फ्यू से ठीक पहले गांव वापस लौटना शुरू कर दिया है और इसी वजह से सड़कों पर ऐसे दृश्य अब आम बात हो चुकी है, जहां पलायन की तस्वीरें सामने आ रही है। छोटे बच्चे और अपने सामान के साथ गांव जाने की उम्मीद में लोग अपने घरों से इस बढ़ती गर्मी के बीच भी निकल चुके हैं। वहीं केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिए राज्य सरकारों को निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी हाल में नहीं रुकनी चाहिए। गृह सचिव ने यह बात कही है। इंटरसिटी परिवहन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पर ना हो पाबंदी। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने भी इस पर समीक्षा की है और इसके बाद गृह सचिव ने चिट्ठी लिखी है। इंटरसिटी परिवहन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पर ना हो पाबंदी, सीधे सीधे ये कहा गया है। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को यह चिट्ठी लिखी है। ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर दिए राज्य सरकारों के निर्देश। ऑक्सीजन की सप्लाई किसी भी हाल में रुकनी नहीं चाहिए। इंटरसिटी परिवहन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट पर कोई पाबंदी नहीं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। वहीं दिल्ली की द्वारका पुलिस को एक कॉल की गई थी, जिसे डीसीपी संतोष कुमार मीणा द्वारा गंभीरता से देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की है। जानकारी पर पाया गया कि यह फर्जी कॉल थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और पूरी जानकारी डीसीपी द्वारका को दी गई और उन्होंने भी फिर मीडिया से शेयर की। थाने की पुलिस टीम ने 2 स्टोलन मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। ये यूजर्स हैं, उनसे बरामद किए हैं। सब्सिक्वेंटली इनको जो है इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि यूज़र को जो एक्चुअल थीफ था उससे कनेक्ट किया जा सके और इसके लिए प्रयास जारी है। दोनों के अगेंस्ट जो यूज़र्स हैं उनके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग शुरू कर दी गई है और आगे भी जो मोबाइल फोन्स के रिकवरी का एक सिलसिला हम जारी रखेंगे। थाने की पुलिस टीम ने दिल्ली में बढ़ते अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने तेजी से चेकिंग प्रक्रिया तेज कर दी है और उसके साथ ही पीएस फतेहपुर बेरी दक्षिण जिले की टीम ने अवैध शराब परिवहन के लिए एक सप्लायर को भी गिरफ्तार किया है। एक मुखबिर ने एससी मनोज धारीवाल को सूचित किया कि एक व्यक्ति हरियाणा से फोर्ड फिएस्टा कार में क्षेत्र में अवैध शराब की आपूर्ति करने के लिए आएगा, इसलिए एक समर्पित टीम को तैयार किया गया। जांच करने गई पुलिस पार्टी को देखकर कार के चालक ने मौके से भागने की कोशिश की, लेकिन सतर्क कर्मचारियों ने उसे नियंत्रित कर लिया। जांच करने पर कार में अवैध शराब भरी हुई पाई गई और अवैध शराब के 17 कार्टून, 108 बोतलें, 108 हाफ और 192 क्वार्टर बरामद की गई है। पूछताछ करने पर उनकी पहचान नरेश के रूप में हुई है, जिस पर दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत एक मामला भी दर्ज किया गया था। फिलहाल जांच जारी है। वह दिल्ली के थाना भजनपुरा पुलिस की क्रैक टीम की बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है। पुलिस को खबर मिली थी कि 66 फूटा रोड के पास कावड़ मंदिर पर 3 बदमाश चोरी की स्कूटी से लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई। 3 बदमाशों को पुलिस ने हिरासत में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया है। मिली जानकारी के अनुसार एक बदमाश पैरोल जंप कर वारदातों को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने इनके पास से एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस जबकि
स्कूटी और 2 चॉपर भी बरामद किया है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि तीनों बदमाशों का बहुत बड़ा आपराधिक रिकॉर्ड है और पुलिस ने इन तीनों बदमाशों को पकड़ लिया है और इनकी जांच कर रही है। फिलहाल इन्होंने कितने लोगों के साथ लूट जैसी गंभीर वारदातों को अंजाम दिया है, पुलिस इसकी जानकारी इकट्ठा कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।